पीले पन्नों से अध्याय 2 का 10वां भाग अब तक आपने सुना। आगे की कहानी के लिए अब सुनिए अध्याय 2 का 11वां भाग। आपका स्वागत है। अगर एक लेखक प्यार करे तो नगलपुर पहुंचकर जो पहली चीज मैंने खरीदी वो थी इंग्लिश से हिंदी की एक पॉकेट डिक्शनरी। एक 3-fold बैग में हिंदी से हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी के 3 शब्दकोश अन्य पुस्तकों के साथ मैं ले गया था। परंतु इन शब्दकोशों को स्कूल लेकर नहीं जाया जा सकता था, जहां लाइब्रेरी में बुक पढ़ते हुए पॉकेट डायरी बहुत सहायक थी। स्कूल में अब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया था और अरेंजमेंट पीरियड्स अब जो आदेश वो कि उदार प्रवृत्ति को छोड़ मैंने टीचर्स कैडर के अनुसार लेने शुरू कर दिए थे। टीचर्स कैडर के हिसाब से पीरियड्स लेने का नियम मुझे उन्हीं मैडम ने समझाया था, जिन्होंने टेलरिंग दीदी के चंगुल से एक बच्ची को निकालने में सहयोग किया था। आगे 2 बोर्डिंग स्कूल्स में इस नियम ने मेरी बहुत सहायता की। मुझे धीरे धीरे ये समझ आ गया कि दुनिया के जिस हिस्से को मैं पत्रकारिता में रहते हुए अबोध मान रहा था, वो स्वयं एक गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। बहुधा व्यक्ति एकाधिक गुप्त चेहरे लिए हुए हैं, जिन्हें वो स्वार्थानुसार ये सोचते हुए अदल बदल करता रहता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा, जबकि सच को पहचानने की क्षमता ईश्वर ने सभी को दी है। मैंने पहले भी ये कहा है कि छल या झूठ को पहचानने वाला संस्कार, लिहाज, सामाजिकता या फिर स्वार्थवश चुप रह सकता है, परंतु समझता हर कोई है, हर किसी को। सरदार जी के बेटे अनेक बार मुझे स्कूल जीप से छोड़ने आते थे। इससे स्कूल के टीचर्स पर बड़ा सकारात्मक, मेरे लिए तो, प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे ये बात पूरे पिंड में फैल गई कि सरतेदार जी दे बंदे हैगे। शाम को कभी कभार बाहर घूमने निकलता तो मुझे लगने लगा कि विश करने वालों की संख्या कुछ बढ़ी व जो पहले विश करते थे उनके स्वर में एक आध चम्मच चीनी। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मैं सरदार जी से एक बार व्यास पुल पर जो केंद्र बनाकर लिखी कहानी के संदर्भ में पूछकर देखूं। एक रात जब सरदार जी और मैं सोने से पूर्व बातें कर रहे थे, सरदार जी को मैंने वो कहानी सुनानी शुरू की। कहानी अभी आधी भी ना हुई थी कि वे बीच में ही टोक कर बोले, तुसी ये गल कैसे जानते हो? मैंने उन्हें कादम्बिनी में छपी उस पंजाबी कहानी के हिंदी अनुवाद के बारे में बताया तो वे बोले, ए गल्प नहीं है पुत्र। पुत्र शब्द व्यक्ति किसी मन स्थित में आकर कह बैठता है, ये समझने वाली बात है। सरदार जी ने फिर स्वयं अनुरोध कर पूरी कहानी सुनी। सुनकर वे कहीं बहुत गहरे खो गए। टोकने पर उन्होंने बताया कि ये दसुआ पंजाब का एक शहर की एक प्रेमरत जोड़े की सच्ची घटना है, जो उस समय पठानकोट में खूब चर्चित हुई थी। मूल कहानी कब लिखी गई नहीं पता, लेकिन सरदार जी के बताए गए समय के अनुसार ये घटना वर्ष 1992 से 1995 के बीच की प्रतीत हुई। सरदार जी ने बताया कि लड़की ने उस पुल से व्यास में छलांग लगाकर जान दे दी थी। अनेक लोगों ने ऐसा होते देखा। इससे आगे वे कुछ ना बोले और मुंह फेर कर सो गए। अरसे तक सरदार जी मेरे शक के घेरे में रहे कि शायद थोड़े हेर फेर के साथ यही उस कहानी के पात्र हों, परंतु कहानीकार ने जिस गहनता से उस कहानी को बुना था,
उससे प्रेम वही था जिसकी संभावना ज्यादा थी। सरदार जी के अनुसार उस लड़की ने यदि व्यास में छलांग लगाकर आत्महत्या की थी तो कहानी में ऐसा क्यों नहीं लिखा गया? उस समय मेरी बुद्धि इन सब बातों का उत्तर ना पा सकी। वक्त अनेक पिछली बातों का सम्यक उत्तर देता है। कहानी या कहें कि उस घटना का सच्चा पात्र कोई भी रहा हो, लेकिन कहानीकार ने प्रेमिका की गरिमा को जिस सुंदरता से कहानी में अक्षुण्ण रखा, वो स्वयं एक प्रेमी के रूप में उसके या किसी के भी सच्चे प्रेम व शिष्ट मानसिक स्तर का सशक्त परिचायक तो है ही। प्रेमिका सही नाम से ना सही, लेकिन कहानीकार के मर्मस्पर्शी कथा मोड़ से अमर तो हो ही गई। कमाल ये कि कहानी में मरे बिना ही जिससे हम कहानीकार के सच्चे प्रेम का अनुमान लगा सकते हैं, मिल्क एवरेट ने ठीक ही लिखा है, इफ अ राइटर फॉल्स इन लव विद यू, यू कैन नेवर डाई। अनुशासन, दंभ व स्वाभिमान। आर्मी स्कूल में क्योंकि कठिन व ईमानदार चयन प्रक्रिया से ही सभी नियुक्तियां की गई थीं, तो परस्पर ईर्ष्या की भावनाएं कम ही थीं। मूल बात थी प्रबंधन की। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो अन्य पर शासन करना चाहता है। फिर आजीविका यदि उसके हस्ताक्षर से मिली हो या मिलती हो तो दंभ होना अत्यंत स्वाभाविक है। सीओ से मेरा कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था, फिर भी मेरे प्रति उसके विचार प्रिंसिपल मुझे समय समय पर बताती रहती थी। मैं ये जानता था कि ये स्वयं अपने पुत्र के पेपर वाले प्रसंग से आहत हैं, तो उसकी बात को मैं डायल्यूट व हल्की करके ही सुनता था। ग्रहण करने का तो प्रश्न ही नहीं था। अल्टीमेट डिसीजन हमें किसी भी प्रकार के भय से बचा लेता है। मुझे ये स्पष्ट था कि आर्मी स्कूल छोड़ते ही मेरे पास 2 स्कूल्स के ज्वाइनिंग ऑफर हैं और पठानकोट में अनवरत चलने वाले एक बड़े कोचिंग में शाम को 2 बैच भी। सो आजीविका को लेकर कोई भय था ही नहीं। उच्च अध्यापन में बाद में चाकरी का तो प्रबंधकीय रोग दिखा, वो आर्मी स्कूल में नहीं था, क्योंकि सीईओ बदलते रहते हैं और कोई ऐसा फंड भी नहीं था जिसे लेकर प्रबंधन का मन डोलने की कोई गुंजाइश ही हो। बाद में मसूरी और देहरादून के 2 बोर्डिंग स्कूल के प्रबंधन को भी मैंने चाकरी की प्रत्याशा से मुक्त पाया। शिक्षा हो या अन्य कोई क्षेत्र, चाकरी वही चाहते हैं और वही करते हैं जो निकम्मे एवं गंदे खून के होते हैं। सीईओ एक बार स्कूल आया और मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया। उन्होंने रिजाइन वापस लेने को कहा। ऐसा कहने के पीछे उनका लगभग 60% ईगो व 40% स्वभाव था। ऐसा मैंने अनुभव किया। उन्होंने मेरे ट्यूशन बैच पर भी टिप्पणी की और कहा कि आर्मी स्कूल में पढ़ाते हुए मैं प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता। अब समय उनका चेहरा उन्हें दिखाने का आ चुका था। मैंने कहा, आपने मुझे पीजीटी के लिए बुलाया और इतनी दूर से आने पर विज्ञापन की त्रुटि बताकर ऑफर किया टीजीटी। ये ऑफर या विज्ञापन की त्रुटि आपने तब बताई जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन व रिटर्न दोनों क्वालिफाई कर चुका था, क्योंकि आपको अपने ऊपर के ऑफिसर की वाइफ को पीजीटी बनाना ही था। और वो सब सेटिंग तब हुई जब पीजीटी के टेस्ट हेतु मुझे लेटर भेजा जा चुका था।
इसके बाद मेरा पीपीएफ भी डिडक्ट नहीं किया गया। अगर आपने मुझे विज्ञापन त्रुटि का लेटर भेजा था तो वो मुझे आज तक भी क्यों नहीं मिला? वो भड़क गया, ऊंचे स्वर में बोला, हम चाहें तो तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। मैंने नोट किया कि वो आप से तुम पर आ चुका था, जो किसी व्यक्ति के आंतरिक घमंड व क्रोध का सूचक है, जबकि पहले वो आप पर हो। मैंने सहजता से कहा, जा तो मैं अभी रहा हूं, अब तुम रोक या रुकवा सको तो खुद को अभी ही देख लो। जिस तुम पर मैंने ध्यान दिया था उस पर उसने भी ध्यान दिया। अब उसका टेम्परेचर एकदम नीचे आ गया। मेरा वो मतलब नहीं था मिस्टर सम्राट, मैं गॉड फियरिंग हूं। हम लोग एक सिटिंग फिर किसी दिन करते हैं। आदमी तो आदमी, गॉड को भी अधिकांश लोग यूज करने की कोशिश करते हैं। मैंने अब उसे उसके सरनेम से ही संबोधित किया। मिस्टर गॉड फियरिंग शब्द वे लोग यूज करते हैं जिनके सबकॉन्शियस में होता है कि वो गलत हैं। गॉड से फियर की क्या बात? हम यदि कोई पाप या गलत काम नहीं कर रहे हैं तो गॉड हमें फियरलेस करता है, और गलत करके हम खुद फियरफुल होते हैं और दूसरे को भी वैसा ही देखना व बनाना चाहते हैं। अंततः ये तय हुआ कि छुट्टियों के बाद यदि मैं पीजीटी बनना चाहता हूं तो वे मुझे जम्मू से थोड़ा ऊपर एक स्कूल में भिजवा सकते हैं। मैं चाहूं तो इन्हीं कंडीशन के साथ टीजीटी के रूप में कंटिन्यू कर सकता हूं। मैंने उन्हें उसी समय अपना कोई मत ना बताकर थैंक्स कहा और अपनी क्लास में चला आया। थोड़ी देर में सीईओ प्रिंसिपल के साथ क्लासेज की ओर राउंड पर आया। थोड़ी देर मेरी क्लास को बाहर से देख सुनने पर उसने मुझे बाहर आने को इशारा किया, मगर मैंने वहीं से कहा क्लास के बाद। वो थोड़ा खींच गया परंतु बोला कुछ नहीं। क्लास से हटकर उसी के सामने लॉन में खड़ा हो गया। ईश्वर के अतिरिक्त जो स्वयं को ईश्वर समझता हो उसका भ्रम दूर करना मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए, और ऐसा करने में क्योंकि स्वयं ईश्वर सहायता करते हैं तो ऐसा करने में चूकना तो कभी चाहिए ही नहीं। लोकतंत्र में कोई किसी का राजा रानी नहीं, दिल का मामला हो तो अलग बात है। क्लास करीब 10 मिनट और चली। मैं सीईओ के पास आया तो वो बोला, आप किसी बात से आर्मी की छवि खराब मत कर लेना अपने मन में। वो स्वयं को बचाकर बात कर रहा था। मैंने पूछा, आपकी बात से ना? प्रिंसिपल अंदर ही अंदर परमानंद अनुभव कर रही थी। सीईओ बोला, चलिए ऐसा ही समझ लीजिए। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, एक मछली पूरे तालाब, इस पर मुझे पूरा विश्वास नहीं है। वो समझ गया कि क्या कहा जा रहा है। प्रिंसिपल समझने का प्रयास ही करती रही। उस समय मैं 28 वर्ष का था। पत्रकारिता से बढ़िया कैरियर छोड़कर टीचिंग में आया। अगर मुझे भ्रष्ट ही होना था और अपनी आत्मा को दबाकर ही काम करना था तो उस अखबार के नए प्लांट व नई सिटी में एडिटर बनकर जाने में क्या बुराई थी। मगर मैं जान चुका था कि टीचिंग में जो संतुष्टि है वो संभवतः किसी पेशे में मुझे मेरे विचार अनुसार नहीं मिलनी। तो फिर यहां भी दबकर काम क्यों किया जाए? जबकि हिंदी शिक्षक होकर भी मैं अपने लिए रोटी ही नहीं, दाल, सलाद, दही, मिष्ठान सब जुटा ही सकता हूं। श्रोता ये समझ लें कि उस समय ये मेरे विचार थे और आज भी तनिक और दृढ़ता से ये ही हैं। ये ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा दावा
या ऐसा अन्य को करने का आह्वान मैं नहीं करता। सबका अपना जीवन है, सब अपनी दृष्टि से जीवन को देखते हैं। सच में क्या अपनी ही दृष्टि? अध्ययन व प्रकाशन से दूरी। आर्मी स्कूल एक नुकसान ये हो रहा था कि मेरा अध्ययन व प्रकाशन सिमट रहा था। नेशनल हाईवे के उस 2 और बटे गांव में समाचार पत्र ही एकमात्र सहारा था, जिससे तनिक विस्तार सा लगता था। उसमें भी मात्र रविवार को साहित्य मिल पाता था। वो आयु का एक कालखंड था जिसमें लेखक से लोग अपने परिवेश में लेखकों व श्रोताओं को चाहते हैं, परंतु नगलभुर में था इधर से उधर जाता तो वीरान छोरों का नेशनल हाईवे। बीच में ऊंघता गांव, भीतर की सहमी गलियां, निवासियों का आंतरिक सूनापन व अपने पराये की रूखी सचेतता। सरदार जी के घर में गुरवाणी की सुगंध प्रत्येक समय तैरती, परंतु अभी उस घर में एक ऐसा व्यक्ति शेष था जो सुदूर अपना घर, परिवार, परिवेश, मित्र, भावनाएं सब छोड़कर आया था। सरदार जी। अनेक बार मन हुआ कि सरदार जी से पूछूं कि जब वे वहां अब पाकिस्तान से इधर आए तो अकेले क्यों थे, परंतु फिर लगा ये एक क्रूरता का प्रश्न होगा। उस आदमी ने अकेले यहां आकर कैसे अपनी संपदा बनाई, विवाह कैसे किया, ये सब पूछने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। सरदार जी अधिकांश वहां होते हुए भी वहां नहीं होते। वे सामने बैठे दिखते, लेकिन खुद के भीतर वे कहीं और होते। राजनीति से लेकर अड़ोस पड़ोस तक व्यक्ति ये सहज समझ जाता है, हर कोई एक गेम खेल रहा है, और फिर एक दिन रुचि या कहें नियति के अनुसार वो या तो उस गेम में सम्मिलित हो जाता है या किनारा कर लेता है। सरदार जी मुझे किनारे वाले लगे, जो देखते समझते सब थे और ये जान चुके थे कि गेम में सम्मिलित होना अंततः खुद को खो देना है। देश विभाजन और पंजाब का आतंकवाद, जो व्यक्ति इन दोनों से गुजरा हो, वो जो इनमें से एक से गुजरा हो या फिर दोनों में से एक से नहीं, उनसे कितना भिन्न होगा, ये सहज ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। स्कूल में सब अति व्यस्त थे, एक के बाद एक क्लास, कोई पीरियड खाली हो तो स्टाफ रूम वही एक जगह थी जहां बीच में आकर टीचिंग या मौका लगे तो सुनने वाला झूठी सच्ची उत्सुकता दिखाए तो जिंदगी के ही विरुद्ध भड़ास निकाली जा सकती थी। कुछ नहीं जी, अपनी तो ऐसे ही कटनी है, क्लासों में चिल्लाते हुए, कापियां चेक करते हुए, प्रोग्रामों की तैयारी कराते हुए, अंग्रेजी के संज्ञा शब्दों के ऐसे हिंदी बहुवचन आपको हर कहीं मिलेंगे। बोर्डिंग स्कूल्स के अतिरिक्त मैंने कम ही ऐसे स्टाफ रूम देखे हैं जहां गॉसिप ना होती हो और शांति रहती हो। उच्च शिक्षा में तो ये जुमला आम है, चल लाइब्रेरी चलते हैं, यहां तो अपनी कोई बात भी नहीं कर सकते। इसका एक कारण दलबंदी भी है। मुझे समझ में आ गया कि क्लास अरेंजमेंट एक ऐसी व्यवस्था है जहां संबंध क्लास को चुप रहकर अपना काम करने को कह आप अपना काम अध्ययन या लेखन कर सकते हैं, वही मैं करता भी था। सायकालीन बैच में मैंने ये अनुभव किया कि वे सभी हिंदी को वैयक्तिक रुचि व प्रतियोगितात्मक दृष्टि से पढ़ समझ तो रहे हैं, लेकिन वे सब के सब पंजाबी साहित्य के गहरे जानकार हैं। इतना ही नहीं, उनका निजी दृष्टिकोण भी साहित्य से अत्यधिक प्रभावित था।
और वे जीवन में साहित्य को व्यवहारिक दृष्टि से जीवन में प्रयुक्त भी करते थे। जब व्यास पुल वाली पंजाबी कहानी रक्तपात मुझे याद आती तो उसके समझ श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था 19 ही लगती। रक्तपात बहुत विस्तार लिए ना होकर एक ठोस कथा है, पूर्णतः अपने कथ्य पर केंद्रित, मात्र 3-4 पेज की। जबकि उसने कहा था मैं कथ्य तक आने में कहानीकारक को 5-6 लगे। कथा उसने कहा था कि व्यर्थ लंबे कलेवर को लेकर श्री नंद दुलारे वाजपेयी टिप्पणी कर चुके हैं। ये भी दृष्टव्य है कि दोनों कहानियों के मध्य लगभग 80 वर्षों का कालांतर है। पंजाबी के 3 सक्रिय रचनाकारों से मेरा परिचय हुआ। उनमें 2 कवि, कहानीकार व एकमात्र कहानीकार थे। आतंकवाद के दिनों में पंजाब में लेखकों की भी हत्या की गई, अतः वे तत्कालीन परिस्थितियों पर लिख तो रहे थे, छपवा नहीं, और छापता भी कौन। इन तीनों के अतिरिक्त रुड़की में भी मेरा 2 मूलतः पंजाबी रचनाकारों से परिचय था। इन सभी में एक बात समान थी, अल्पमत शब्द, महत्तम कथ्य। मुझे ये स्वीकारते हुए खेद होता है कि हिंदी के अधिकांश वर्तमान लेखकों की स्थिति इससे विपरीत थी, और अब तो बहुत अधिक है। पंजाबी में व हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी एक अंतर मैं उस समय भी अनुभव कर रहा था कि उन सभी कवि वही था और आज भी है जो वस्तुतः काव्य प्रतिभा से संपन्न था, आज भी है। हिंदी में तब भी और आज भी बड़ी संख्या में ऐसे कवि हैं जो किसी की स्वीकारोक्ति के आकांक्षी नहीं है। वे स्वीकृत नहीं, सब कथित हैं। हिंदी में कोई भी कभी भी अचानक आपको ये बता सकता है कि वो भी लिख रहा है या लिखता था, अब छोड़ दिया है। विषयांतर ना हो सो ये सब लिखने का अभिप्राय उस समय और आज के भी उस पंजाबी भाषी प्रदेश के साहित्य व इस हिंदी भाषी प्रदेश का एक चित्र प्रस्तुत करना मात्र है। नगलभुर के 1 वर्ष प्रवास में मेरे कुल 7 लेख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपे, जो आगे किसी भी नौकरी के दौरान मेरे छपे कुल लेखों की संख्या से बहुत ही कम है। इस संस्मरण की प्रथम पंक्ति में सिमट शब्द इसी कारण आया है। लगातार स्टोन पेन, व्यक्तिक अध्ययन व लेखन का सिकुड़ना, भोजन की निजी अनुपलब्धता व स्वयं बनाने की अक्षमता, आर्मी स्कूल की टेम्परेरी नौकरी, अब ये सुनिश्चितता कि मैं अध्यापक के रूप में अपने ही प्रदेश लौटकर कहीं ना कहीं नौकरी पा ही लूंगा, आदि वे कारण रहे जिनसे मैंने रुड़की लौटने का मन बना लिया। परंतु स्कूल की परीक्षाओं व रिजल्ट घोषित करने के बाद ही पीले पन्नों से अध्याय 2 का 11वां भाग समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए पीले पन्नों से अध्याय 2 का 12वां भाग। धन्यवाद।